Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22 नवंबर 2026 एज पर दी ऑफिशियल MPPSC notification. And everyone who's watching any video under this channel for the very first time, so for your information, under this series named Pragyan, we are covering complete part B of MPPSC Scientific Officer Biology. हम complete जो part B का syllabus है उसे free of cost YouTube के माध्यम से cover कर रहे हैं, right? YouTube के माध्यम से आपको सारी classes देखने के लिए मिलेंगी। आप कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने YouTube पर ऐप पर जाना है, वहाँ पे आपको प्रो पीसीएस टाइप करना है। जैसे आप प्रो पीसीएस टाइप करेंगे आपको एक ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इट विल टेक यू टू द होम पेज ऑफ द चैनल। ओके, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर। इस प्लेलिस्ट को पहले तो आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। सारी क्लासेस इसमें अपलोडेड है। यूनिट 1 अब लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऑन मंडे यूनिट 1 जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाएगी। वील बी डूइंग जेनेटिक मार्कर्स इन द मंडेज क्लास, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी प्लेलिस्ट है और यहाँ पर हमने सारे जो यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया हुआ है। अब तक जितनी भी क्लासेस है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लगता है तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं और बेनिफिट हो सकते हैं इन क्लासेस से। एंड दीज आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी किसी भी प्रकार का कोई फीस आपको नहीं देनी इन क्लासेस को देखने के लिए। ओके, ऑलराइट। बट इन केस यू वांट नोट्स एज वेल, तो नोट्स बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग पे हमारे पास अवेलेबल है। अभी जो यूनिट 1 के नोट्स है वो लाइव है ओनली एट ₹100। और ये क्योंकि अब जो कमिंग वीक है, इट इज द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, एज प्रॉमिस्ड आपको कंप्लीट 4 यूनिट्स के नोट्स 400 रुपीज में मिल जाएंगे। ओके, सो देर आर 5 यूनिट्स के पूरे नोट्स आपको कंप्लीट 400 रुपीज में मिल जाएंगे इन दिस लास्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, सो जैसे ही वो लाइव होते हैं मैं इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से दे दूंगी। और इसके साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, राइट। अब ये नोट्स आपको परचेज कैसे करने हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पेज जहां पे आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे आपको लिखना है साइंटिफिक ऑफिसर यूनिट 1 नोट्स एंड यू विल बी एबल टू परचेज यूनिट 1 नोट्स। ओके, ऑलराइट। ये सैंपल पीडीएफ है उन नोट्स का, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं, सैंपल पीडीएफ है ये नोट्स का। ओरिजिनल जो एक्चुअल पीडीएफ है उसमें 113 पेजेस है और ये टेबल ऑफ कंटेंट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, कंप्लीट पार्ट जो है आपके यूनिट 1 का वो इसमें कवर किया गया है। ओके, now thank you so much for enormous love, enormous support over these notes. I'm so happy and so glad to see your valuable feedbacks. आप सभी ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया यूनिट 1 के नोट्स को और आपके वैल्यूएबल सजेशन को हमने पूरी कोशिश की है जो रिमेनिंग यूनिट्स के नोट्स हैं उनके साथ उनमें इनकॉर्पोरेट करने की। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर enormous love। इतने सारे लोग, इतने सारे वैल्यूएबल फीडबैक, पॉजिटिव कमेंट, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आशा है कि ये जो नोट्स हैं वो आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद कर रहे होंगे। ओके, और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। एक और बात, महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है। तो देखिए, मैं हमेशा ये आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ और यहाँ पर भी एक बार मैं बोल देना चाहती हूँ कि इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एग्जामिनेशन और द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द ऑफिशियल सिलेबस। हम सब कुछ कवर करें, ठीक है। उसके पॉसिबल क्वेश्चंस भी हम कवर करें। इसके बाद आपको एफएलटीज भी देखने के लिए मिलेंगे। एज सुन एज विल कंप्लीट यूनिट 1 आपको यूनिट 1 का एफएलटी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ नोट्स हैं जो कि बहुत मिनिमल प्राइसिंग पे आप उनको ले सकते हैं। तो नोट्स प्लस ये क्लास वीडियोस मिस मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपने नोट्स ले लिया तो आपको क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है। द कंटेंट इन नोट्स एंड क्लास इज डिफरेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ही अलग हैं, बट द लैंग्वेज इज चेंज्ड। इफ यू टॉक अबाउट नोट्स एंड कंटेंट, ये दोनों अलग अलग है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्लस कंटेंट प्लस जो हम एफएलटीज करेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस हम सारे के सारे सिलेबस का जो पार्ट है, कंसेप्ट है, उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी प्रैक्टिस करेंगे।
ओके, ऑलराइट। सो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ नोट से हो जाएगा या सिर्फ वीडियो से हो जाएगा, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, आप नोट्स खुद से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। बट जिन लोगों ने नोट्स लिए वो ये ना सोचें कि आपको सिर्फ नोट्स से पढ़ाई करनी है। द वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ओके, तो नोट्स प्लस वीडियोज प्लस एफएलटीज एंड प्लस टेस्ट, ये सारी चीजें जब हम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे तो दिस इज ओनली इन आवर हैंड्स ना, हम इतना ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में है अच्छे से तैयारी करना। नो वन नोज कि आपके जो फाइनल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है। लेकिन क्या हमारे हाथ में, हम उस पर फंक्शन करें, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। वी आर गोइंग टू कवर न्यूमेरिकल वेरिएशंस एंड एबनॉर्मलिटीज, एंड दिस इज क्लास 23 ऑफ प्रज्ञान सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 का ही टॉपिक है न्यूमेरिकल वेरिएशंस एंड एबनॉर्मलिटीज। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और लेंथी यूनिट थी, और क्योंकि जब भी आप किसी सिलेबस को नए तरीके से समझना शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा स्लो होकर आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। वही हम अभी कर रहे थे। जो रिमेनिंग यूनिट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी आपके सिलेबस की, एक लेंथी यूनिट थी जिसको हम टुवर्ड्स दी एंडिंग है हम इस यूनिट के। इसके बाद जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो शायद यूनिट 4 के होंगे या यूनिट 3 के होंगे। ओके, ऑलराइट। एंड नोट्स तो पूरे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन दिस लास्ट वीक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन लगा के पढ़िएगा प्लीज, अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए और एक पेन, ताकि सारे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप नोट कर सकें। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले क्लास 22 में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे ढेर सारे प्रश्न, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आप आपका जेनेटिक्स स्ट्रांग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बनता है, फिर भी आप इसे ध्यान से समझिए। ओके, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन। ओके, देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझे, सो वी हैव n इज इक्वल टू 23, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 23 पेयर्स मतलब 2n का क्या मतलब होता है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे तो 46, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि जब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, ठीक है, इन ये जो 46 नंबर है, जब भी इसमें चेंज आएगा, ठीक है, या तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो सकते हैं, या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होगा, द क्रोमोसोम नंबर ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, या तो जो क्रोमोसोम काउंट है वो बढ़ेगा या तो जो क्रोमोसोम काउंट है वो कम होगा। तो एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए मिलेंगी, और वो ही आज हमको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वेरिएशन, न्यूमेरिकल वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक स्पीशीज के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑल्ट्रेशन होता है, किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन होता है, उसको ही हम क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आई, right? So if we talk about chromosomal numerical variation, how we can define it as chromosomal numerical variations refers to any alteration in the normal number of chromosomes present in a cell. एक सेल में जितने नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है तो वो उसको हम किसके अंडर पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन के, और उसी को हम क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में, जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन आता है वही क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। ओके, नाउ अब एबनॉर्मेलिटीज होंगी अगर आपके पास जो फिक्स, देखिए एक बात समझिए, जो आपके पास एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, या एक सेल के पास इतने क्रोमोसोम्स जो है वो होने चाहिए, जब ये नहीं होगा, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंज तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नाउ रिमेंबर कि जब ये चेंज होता है इट एक्चुअली लीड्स टू एबनॉर्मेलिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। जब भी आपके क्रोमोसोम नंबर में किसी भी प्रकार का चेंज होगा तो डेफिनेटली आपको आपकी बॉडी में या फिनोटाइप में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इट लीड्स
लीड्स टू एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज हमको क्रोमोसोम नंबर में देखने के लिए मिलती हैं, ये या तो गेन से होंगी या तो लॉस से होंगी ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, ठीक है, गेन होगा एक क्रोमोसोम का, या एक क्रोमोसोम का लॉस होगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए। ओके, आपके पास 23 पेयर्स है, तो पूरा का पूरा एक पेयर या तो ऐड हो जाए, ओके, या तो एक पूरा का पूरा पेयर डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए, राइट। सो इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। या तो गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम हो सकता है, या तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम इंक्रीज हो सकते हैं, या पूरा का पूरा सेट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ओके, ऑलराइट, नाउ बिकॉज क्या होता है कि क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट जीनोम इज ऑल्टर्ड, दीज एबनॉर्मेलिटीज आर आल्सो नोन एज जीनोमिक म्यूटेशंस। इस बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एक सेट नॉर्मल नंबर है, अगर वो काउंट चेंज होगा, अगर वो काउंट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट यानी उसका जीन ऑल्टर हो रहा है, उसका जीन चेंज हो रहा है, राइट। एंड अगर जीन चेंज हो रहा है, क्योंकि जीन चेंज हो रहा है, इसलिए वी कॉल इट एज जेनोमिक म्यूटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं ड्यू टू न्यूमेरिकल वेरिएशंस, ठीक है, इनको हम जो आपके क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशंस की वजह से होने वाली एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनको हम जीनोमिक म्यूटेशंस भी कहते हैं। ओके, आर वी वेरी वेरी क्लियर विद दिस? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल, इट हैज 46 क्रोमोसोम, जो हमने डिस्कस कर लिया, विच इज 2n इज इक्वल टू 46। ठीक है, जो गैमीट्स होते हैं आपका स्पर्म और एग सेल, इट हैज 23 क्रोमोसोम्स, n इज इक्वल टू 23। बट अगर यहाँ पे कभी भी आपको डेविएशन देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम दीज नॉर्मल नंबर्स, इट रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास एक सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज होगा, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, सो डेफिनेट सी बात है कि क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट जो जीनोम है वो भी चेंज होगा, और क्योंकि वो चेंज होता है इसलिए हम इसे जीनोमिक म्यूटेशन कहते हैं। ओके, और जीनोमिक म्यूटेशन, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जीनोमिक म्यूटेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट जीनोम है, वो कॉम्प्लीमेंट जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है विच इज नथिंग बट जीनोम, इट इज गोइंग टू गेट ऑल्टर्ड। ओके, क्योंकि वो अल्टर हो रहा है इसलिए हम इसे जीनोमिक म्यूटेशन कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो अगर नॉर्मल नंबर में क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। और जब क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी होगी तो डेफिनेटली क्यों हो रही होगी, क्योंकि जीन ऑल्टर हो रहा होगा, जीन ऑल्टर होता है इसीलिए इसे जीनोमिक म्यूटेशन भी कहा जाता है। ओके, नाउ याद रखिए कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है, या जो ये जो चेंज है, या ये जो वेरिएशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, वाई, बिकॉज अगर आपको कभी नॉर्मल डेवलपमेंट को चेंज करना हो, किसी आपको XYZ पर्सन में आपको ऐसा लगता है फर्टिलिटी कम है, या अलग 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 प्रकार के कोई डिजीजेस हैं, या किसी प्रकार के सिंड्रोम्स हैं, राइट, तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जीन ऑल्टर होने वाला है, राइट। तो आप डिजायर्ड चेंजेस भी ब्रिंग अबाउट कर सकते हैं विद दीज क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशंस। ओके, ऑलराइट, तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में ये जो न्यूमेरिकल वेरिएशन है, पॉलीप्लॉइडी अभी हम पढ़ेंगे ही। पॉलीप्लॉइडी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप प्लांट्स के एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, हालांकि हमको ज्यादा प्लांट के एस्पेक्ट में नहीं जाना, बिकॉज हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड वी हैव टू बी अलाइन विद आवर सिलेबस, राइट। लेकिन प्लांट्स में अगर हम क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन की बात करें, स्पेसिफिकली पॉलीप्लॉइडी की, तो बहुत यूज किया जा रहा है पॉलीप्लॉइडी को क्रॉप इंप्रूवमेंट में। ठीक है, चलिए, सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन कि क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल वेरिएशन होता क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए अभी हमने समझा कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होंगी या तो गेन और लॉस, ठीक है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ओके, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
कि जो आपकी न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, यूप्लॉइडी, ओके, जहां पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट जो है वो चेंज होगा। इस बात को समझिए कि जैसे 2n है ना, तो 2n की जगह पे क्या हो सकता है, 3n हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 4n हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 6n हो सकता है। यानी क्रोमोसोम सेट जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, ओके, पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ओके, बट यहाँ पे चेंज एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेट, इट इज इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम सेट, entire chromosome set is being changed in euploidy। euploidy में complete chromosome set जो है वो change होता है। बट अगर आप aneuploidy की बात करते हो तो यहाँ पर change क्या हो रहा है, आपका individual क्रोमोसोम, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज को क्लासिफाई करें तो हम उन्हें मेजरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। सो यूप्लॉइडी में होता क्या है, यूप्लॉइडी में कंप्लीट क्रोमोसोम सेट चेंज हो जाता है, आपको समझ में आया। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी में या इंडिविजुअल क्रोमोसोम एक्चुअली में इफेक्ट होता है, या तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा, आपको समझ, या दो क्रोमोसोम, बट इंडिविजुअली जो है वो चेंज होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट यूप्लॉइडी, इफ देयर इज कंप्लीट चेंज इन द क्रोमोसोम सेट, पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट में अगर चेंज हो रहा है सो देन इट इज यूप्लॉइडी। लेकिन यदि एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो वो एन्यूप्लॉइडी है। समझ में आया आपको। अब यूप्लॉइडी को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा, हेप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। इसको हम समझेंगे अभी बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी तक आपको ये समझ लेना है कि यूप्लॉइडी में पूरा क्रोमोसोम सेट चेंज होने वाला है और एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है वो ऑल्टर होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इंडिविजुअल का मतलब ओनली वन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सेट इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपको समझ में आया ये। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल क्रोमोसोम, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही गेन या एक का ही, एक क्रोमोसोम नंबर का ही गेन या एक क्रोमोसोम का ही लॉस, ऐसा नहीं, बट ये सेट में नहीं होगा, ओके, ऑलराइट। चलिए, सो इफ वी टॉक अबाउट यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज हेप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ओके, ऑलराइट। अब पॉलीप्लॉइडी जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी एंड हेक्साप्लॉइडी। आपको समझ में आया। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज जो है उसको आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। अगर पूरा क्रोमोसोम सेट चेंज हो रहा है तो यूप्लॉइडी, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम इफेक्ट हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी। फिर यूप्लॉइडी को आप फर्दर डिवाइड कर देते हो, हेप्लॉइडी मतलब डेफिनेटली वन सेट की बात होगी, डाइप्लॉइडी मतलब टू सेट्स होंगे, 2n। फिर पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी। क्या आपको ये समझ में आया? ओके अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आई वांट टू नो कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और यूप्लॉइडी को बहुत ध्यान से समझते हैं। हमने समझा कि यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम सेट चेंज हो रहा है ना, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो रहा है, इधर गेन होगा या लॉस होगा, लेकिन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम यूप्लॉइडी में इंपॉर्टेंट है। ओके ये इसको याद करने की एक ट्रिक है, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। यूप्लॉइडी, अगर यूप्लॉइडी आपको याद रखनी है, ई फॉर यूप्लॉइडी, ई फॉर एंटायर आपको याद रखना है कि यूप्लॉइडी में एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, याद रखेंगे कंप्लीट सेट, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का गेन और लॉस नहीं हो रहा, पूरे के पूरे सेट में चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हेप्लॉइड है तो सिंगल सेट रहेगा, राइट, बट अगर डाइप्लॉइड है तो 2 × n सेट सेम रह रहा है, बस मल्टीपल चेंज हो जा रहा है। अगर आप देखें तो कंप्लीट सेट डाइप्लॉइड है तो 2n का सेट हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड है तो 3n का सेट हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड है तो 4n हो जाएगा। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट यूप्लॉइडी, it is a chromosomal numerical variation wherein chromosome number changes by complete set of chromosome। पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। ओके और हमेशा हमेशा it is always an exact multiple of the haploid number। ओके ऑलराइट, मतलब ऐसा हो सकता है 2n हो सकता है, 5n हो सकता है, 6n हो सकता है, 8n हो सकता है, बट ये n रहेगा, हेप्लॉइड सेट चेंज नहीं होंगे, समझिएगा, राइट। हेप्लॉइड नंबर चेंज नहीं होगा, इस बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा, हेप्लॉइड नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो हेप्लॉइड नंबर कितना है, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर यूप्लॉइडी हो चेंज आ रहा हो तो 2n हो रहा है ना,
चेंज हुआ 2n हो गया, 2n मतलब 23 इंटू 10, सॉरी 23 इंटू 2 विच इज व्हाट 46, ठीक है। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है लेकिन n नहीं चेंज हुआ। अगर हो सकता है किसी प्रकार का वेरिएशन आए और ये क्या हो सकता है 3n, बट n क्या रहेगा हमेशा 23, अगर ह्यूमंस की बात करें तो। समझ में आया आपको कि n जो हेप्लॉइड नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, 2n हो सकता है, 3n, 4n, 5n, 6n, 8n, राइट। मल्टीपल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। ओके चलिए आप मुझे इस बात का आंसर कीजिएगा। इससे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे एंड आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू आंसर दिस। सबको आंसर करना है, ये आपको बताना है कि क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है, अब यहाँ पे n 46 है अगर, सो 5n जो है, क्या ये कंडीशन हो सकती है, और अगर हो सकती है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, और क्या हम इसे यूप्लॉइडी कह सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बताना है। n इज इक्वल टू 46 और आपके पास 5n है, तो क्या हम इसे यूप्लॉइडी कह सकते हैं या नहीं, यूप्लॉइडी कह सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके ऑलराइट, सो द क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हेप्लॉइड नंबर। n जो है वो चेंज नहीं होता, बस मल्टीपल चेंज हो जाता है, इसको आपको समझना है। ओके सो रिमेंबर इफ वी टॉक अबाउट यूप्लॉइडी इट्स वेरी वेरी कॉमन इन प्लांट्स, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होती एनिमल्स के लिए, ठीक है। ओके बट हमको पढ़ना इसको पड़ेगा इन डिटेल, एनिमल्स के लिए सूटेबल नहीं होती फिर भी हमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ऑलराइट, तो सबसे पहले हेप्लॉइडी की बात करते हैं, वेर इन अभी हमने देखा n इज इक्वल टू 23 ह्यूमंस की बात कर रहे थे हम, राइट। सो वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, n इज एक्चुअली तो वन कंप्लीट सेट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। हम अभी सिर्फ किसके बारे में बात करें कि n एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। n मतलब हेप्लॉइडी अगर आपको समझनी है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट। सो n इज एक्चुअली वन कंप्लीट सेट। अब उसके कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, आपको समझ में आया, एक सेट, अब उस सेट के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही है या हेप्लॉइड सेल ही है, जैसे हम बात करते हैं गैमीट्स की, है ना, जैसे कि स्पर्म सेल के यदि हम बात करें तो स्पर्म सेल में क्या होता है, स्पर्म सेल जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 23, राइट। इसीलिए हम स्पर्म्स को क्या कहते हैं, हेप्लॉइड। ओके बट जब वो जाइगोट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो इट इज डाइप्लॉइड, right, because 23 from sperm cell, 23 from egg cell, and when they fuse together they form 46, right, which is what diploidy, 2n, 2 into 23 is 46, ठीक है। आपको समझ में आया, तो हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ओनली वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके सो इफ देर इज समथिंग हेप्लॉइड, कोई सेल है अगर आप उसको हेप्लॉइड कह रहे हैं मतलब उसके पास एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का है, डाइप्लॉइड कह रहे हैं तो दो सेट्स हैं, ट्राइप्लॉइड कह रहे हैं तो थ्री सेट्स हैं। आपको समझ में आया, okay all right, so if we talk about haploidy, haploid organism possesses only one complete set of chromosomes, okay all right। so यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर हम हेप्लॉइडी के देखें, गैमीट्स इसके बेस्ट एग्जांपल है, ह्यूमन गैमीट्स एंड द स्पर्म, ठीक है, ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन ओवम, अगर एग सेल और स्पर्म सेल की आप बात करें तो ये हेप्लॉइड सेल्स हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट हेप्लॉइडी, होगा क्या, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, VVIMP, that the haploid cells are going to be produced by meiosis cell division। ओके इसलिए मियोसिस को हम कौन सा सेल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना, सो रिडक्शनल सेल डिवीजन हम कहते हैं मियोसिस को, रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके स्पेसिफिकली अभी हम मियोसिस 1 और 2 में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आपको उसमें भी डाउट हो सकता है, बट स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट हेप्लॉइड सेल्स, तो हेप्लॉइड सेल्स जो हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही बनते हैं। ओके एंड इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट, तो ये सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम, इनके पास n इज इक्वल टू 23 रहता है, एक कंप्लीट सेट, एंड इसीलिए स्पर्म को हम हेप्लॉइड कहते हैं, राइट। नाउ एग्जांपल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मेल हनी बी n इज इक्वल टू 16 डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम एंटोकी कहते हैं। सो ये जो एंटोकी फिनोमिनन है ये हनी बी और कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ एंट्स में भी देखने के लिए मिलता है, जहां पे अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्ट मेल जो है वो डेवलप हो जाता है, डायरेक्ट
ओके ऑलराइट, अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा, लेकिन उससे सीधे मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। उस प्रोसेस को अर्निटोकी कहते हैं। और यहाँ पे इसको मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज अगर हम लेवल को थोड़ा टफ कर दें या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर आ जाएं, तो मेल हनी बी में आपको हेप्लॉइडी देखने के लिए मिलती है, ठीक है, n इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग के साथ आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फ्यूजन का प्रोसेस है, वो नहीं होता, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डायरेक्टली मेल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्रोसेस का नाम अर्निटोकी है और इसे हम यूप्लॉइडी के एग्जांपल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सो ये जो यूप्लॉइडी अभी हमने बात की थी कि एनिमल्स में बहुत रेयरली देखा जाता है, ठीक है, प्लांट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, इट हेल्प्स प्रोड्यूस होमोजाइगस लाइन्स थ्रू डबल्ड हैप्लॉइड्स एंड इट इज यूजफुल इन जेनेटिक स्टडीज बिकॉज रेसेसिव जीन्स आर डायरेक्टली एक्सप्रेस, क्योंकि एक ही सेट है, वन कंप्लीट सेट, तो जो रेसेसिव जीन्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, इसलिए इसे जेनेटिक स्टडीज में यूज किया जाता है, राइट। सो दैट्स अबाउट यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी सॉरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइप्लॉइडी, ठीक है। अब देखिए डाइप्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो टू कंप्लीट सेट्स, अगर n इज इक्वल टू 23 है तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 23, ओके। इफ n इज इक्वल टू 7 और 2n लिख दिया है कहीं, तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा 14। आपको समझ में आया ये चीज, okay, all right. So if we talk about diploidy, it is the normal condition in which the organism possesses two complete set of chromosome, ऐसा condition जिसमें दो complete set of chromosome देखने के लिए मिलते हैं, दोनों पेरेंट से एक एक set of chromosome आएगा, उसको हम कहते हैं डाइप्लॉइडी, एक एक पेयर एक्चुअली। सो अगर यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, सो इफ दिस इज क्रोमोसोम नंबर 20, आप ऐसे समझो, तो क्रोमोसोम नंबर 20 में आपके पास जो एक पार्ट है आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम का या पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, तो एक क्रोमोसोमल पार्ट आपको आपके मेल पेरेंट से मिलेगा एंड दूसरा जो है वो आपको फीमेल पेरेंट से मिलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, दोनों पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स से एक एक आपको सेट मिलता है, ओके। एक सेट में सॉरी आई एम रिपीटिंग इट अगेन 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 एंड अगेन, नॉट सेट। आपका जो एक सेट में दो क्रोमोसोम्स हैं, तो एक आपको आपके मेल पेरेंट से इनहेरिट आप करेंगे और दूसरा आपके फीमेल पेरेंट से आप इनहेरिट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ये? एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो डाइप्लॉइडी वो नॉर्मल कंडीशन है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम पोजेस करता है, जहां पर जो एक सेट है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मेल पेरेंट से इनहेरिटेड रहेगा और दूसरा जो है उस सेट का मेंबर वो फीमेल पेरेंट से, ठीक है। और ये दोनों मिलके एक सेट बनाएंगे, ओके। वन complete paternal set and one maternal set. Homologous chromosomes, we know that they occur in pairs and most higher plants and animals are diploid. This is also something we know, right? So haploidy और diploidy बहुत easy सा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पॉलीप्लॉइडी में। तो पॉलीप्लॉइडी में सेट जो है वो दो से ज्यादा, यानी 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, राइट। सो पॉलीप्लॉइडी refers to the presence of more than two complete sets of chromosome. More, poly means many ना, तो many sets, more than two, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर प्लांट एवोल्यूशन। अभी ब्रेड वीट जिसको आप कहते हैं, उसके लिए भी पॉलीप्लॉइडी बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओके। सो अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो इट कैन बी ट्राइप्लॉइडी, इट कैन बी टेट्राप्लॉइडी एंड इट कैन बी हेक्साप्लॉइडी, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट ट्राइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी का मतलब 3 इंटू द फिक्स्ड सेट है ना, तो 3 सेट, सो 3 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स अगर हैं तो ट्राइप्लॉइडी समझिएगा, ओके ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जब 3 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स हैं, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो रिजल्टेड ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इट इज गोइंग टू बी स्टेराइल। स्टेराइल इज नॉन फर्टाइल, व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम कैन नॉट पेयर प्रॉपर्ली ड्यूरिंग मियोसिस। जो ट्राइप्लॉइडी कंडीशन होती है पॉलीप्लॉइडी के अंडर, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रिजल्ट करता है या जो प्रोजेनी रिजल्ट करती है वो यूजुअली स्टेराइल होती है, बिकॉज ट्राइप्लॉइडी कंडीशन में मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपर्ली पेयर नहीं कर पाते, ओके। और क्योंकि स्टेरिलिटी रहती है, सो इट लीड्स टू द सीडलेस फ्रूट। जो आपने बनाना देखा होगा, सीडलेस बनाना, सीडलेस वाटरमेलन, राइट, सीडलेस पपाया पर भी काम कर रहे हैं, राइट। सो ट्राइप्लॉइडी आपको इसीलिए याद रखना है कि जो सीडलेस फ्रूट्स हैं, ओके, कहीं ना कहीं ट्राइप्लॉइडी उनमें एक मेजर रोल प्ले करती है। व्हाई? बिकॉज ट्राइप्लॉइडी में होता क्या है, जो आपका प्रोजेनी है वो स्टेराइल प्रोजेनी होगी, ओके ऑलराइट, बिकॉज क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली पेयर नहीं कर पाते और स्टेरिलिटी की वजह से सीडलेस फ्रूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एग्जांपल्स आपके सामने हमने डिस्कस किए हुए हैं, राइट, सीडलेस वाटरमेलन, बनाना, सीडलेस पपाया,
गुआवा पर भी काम चल रहा है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी में 3 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट प्रोजेनी स्टेराइल होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी में क्या होगा? ट्राइप्लॉइडी में 3 कंप्लीट सेट्स, टेट्राप्लॉइडी में 4 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? जब टेट्राप्लॉइडी होगी, 4 सेट्स हैं अब आपके पास, 4 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स, तो लार्जर सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, लीव्स बड़ी बड़ी होंगी यूजुअल साइजेस से, फ्लावर्स थोड़े लार्जर फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब क्योंकि ये सारी चीजें आपको इंक्रीज दिख रही हैं, तो डेफिनेटली बायोमास जो है वो इंक्रीज शो होता है टेट्राप्लॉइडी में। पोटैटो, कॉटन, अल्फाफा, दीज आर कॉमन प्लांट्स जिनमें टेट्राप्लॉइडी जो है वो यूज की जाती है, ओके। सो लार्जर सेल्स, बिगर लीव्स, लार्जर फ्लावर्स, और टोटल ओवरऑल बायोमास जो है वो इंक्रीज होगा अगर आपकी जो प्रोसेस है वो टेट्राप्लॉइडी है, ओके, ऑलराइट। या कोई ऑर्गेनिज्म है जो 4 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर बेयर करता है, तो डेफिनेटली सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लीव्स बड़ी होंगी, ओवरऑल बायोमास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, सो टेट्राप्लॉइडी 4 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है। ट्राइप्लॉइडी 3 कंप्लीट सेट्स, टेट्राप्लॉइडी 4 कंप्लीट सेट्स, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हेक्साप्लॉइडी में। हेक्साप्लॉइडी मतलब 6 सेट्स, आप समझ रहे हैं, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 6 कंप्लीट सेट्स, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, इसको मैंने, आई होप ये आपको फिगर दिख रहा होगा। सो ये एक्चुअली माना जाता है कि जो ब्रेड व्हीट हम यूज करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, वो एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से ही आया होगा। ऐसा माना जाता है कि ये जेनेटिक एरर्स की वजह से जो ब्रेड व्हीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो हम कंज्यूम करते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से आया, ठीक है। यहाँ पर ये हेक्साप्लॉइडी का एग्जाम्पल है अगर आप ब्रेड व्हीट के बारे में बात करते हो तो, बिकॉज यहाँ पे 2n इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6x, टोटल 42 आपको क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट हेक्साप्लॉइडी, ये जो वीट का हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये एक नेचुरल एग्जांपल है। अगर आप वीट की बात करेंगे, सो दिस इज अ नेचुरल एग्जांपल, जो कैसे बना होगा कि आपके पास वाइल्ड वेराइटी थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे 2n14 था, ओके, एंड एक गोड ग्रास थी जिसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n इज इक्वल टू 14 था। डाइप्लॉइड कंडीशन हम देख रहे हैं, तो 2n इज इक्वल टू 14 हमको दोनों जो पेरेंट्स हैं उनमें देखने के लिए मिल रहा है, ओके। ना उसके बाद जो आपको जनरेशन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको 2n इज इक्वल टू 28 देखने के लिए मिल रहा है। गोड ग्रास रिमेन्स 14, बट अगर आप गोड यहाँ पे जो वाइल्ड वेराइटी हम देखने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे हमको क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 28 मिल रहा है, ओके। द गोट रिमेन्स विथ 2n इज इक्वल टू 14, राइट। अब इसके बाद आपको जो वेराइटी देखने के लिए मिल रही है ब्रेड व्हीट की, it is 2n is equal to 42, okay, so 2n is equal to 42 is actually the example of hexaploidy, okay, जहां पे हमको 6 complete chromosome sets देखने के लिए मिलते हैं, ओके, ऑलराइट। एंड दिस इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ हेक्साप्लॉइडी। अगर हम ट्रिटिकम वीट के बारे में बात करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, ब्रेड व्हीट जिसको आप कहते हैं, सो दिस इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ हेक्साप्लॉइडी, जहां पे हमको 6 n देखने के लिए मिलते हैं, 6 complete sets of chromosome, okay, all right, so we don't need to dig in very deeper in this hexaploidy part. Why? Because हम forensic biology के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर हमको plant forensic biology को बहुत ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है, एज पर द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ओके, ऑलराइट। सो मैंने आपको ये एग्जांपल जरूर दिया ताकि अगर आपको कभी भी कहीं ये पूछा जाए तो हेक्साप्लॉइडी के साथ आपको हमेशा ब्रेड व्हीट का जो एग्जांपल है वो याद आए कि ब्रेड व्हीट या ट्रिटिकम एस्टिवम, यहाँ पे हमको हेक्साप्लॉइडी देखने के लिए मिलती है, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ एन्यूप्लॉइडी। तो हमने अभी यूप्लॉइडी देख ली, ठीक है, जहां पे हमने हेप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी देखी, ठीक है, एंड दिस इज एन्यूप्लॉइडी। हमने पहले अगर यूप्लॉइडी की बात करें तो हमने वहां पे सीखा था कि यूप्लॉइडी कंडीशन कैसी है। यूप्लॉइडी कंडीशन ऐसी है जहां पे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज होता है, ठीक है, बट एन्यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट नहीं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम इफेक्ट होगा, ओके। सो एन्यूप्लॉइडी इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन विच वन और मोर क्रोमोसोम्स बट एट इंडिविजुअल लेवल, यहाँ पे सेट्स चेंज नहीं हो रहे, वन और मोर क्रोमोसोम्स आर गेन्ड और लॉस्ट व्हाइल द कंप्लीट क्रोमोसोम सेट रिमेन अनचेंज्ड। तो मान लीजिए कि अगर 2n कंप्लीट क्रोमोसोम सेट है तो ये 2n प्लस 1 हो सकता है या 2n माइनस 1 हो सकता है, लेकिन कंप्लीट सेट जो है वो चेंज नहीं होगा। आपको समझ में आया?
Okay, so aneuploidy is a chromosomal abnormality in which either one or more chromosomes are gained or lost while the complete chromosome set remains unchanged. Okay, नाउ होता क्या है कि कंप्लीट जीनोमिक मेकअप चेंज नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट जीनो आपको जो क्रोमोसोमल सेट है उसमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं. ओके, एंड इट इज मोर कॉमन इन ह्यूमंस. अगर पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो पॉलीप्लॉइडी हमको प्लांट्स में ज्यादा देखने के लिए मिलती है और प्लांट इवोल्यूशन में, प्लांट जेनेटिक्स में, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल है. बट एन्यूप्लॉइडी की अगर आप बात करते हो सो इट इज मोर प्रेवलेंट इन ह्यूमंस. ओके, ऑल राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम एन्यूप्लॉइडी के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं यहाँ पर. सो इफ वी टॉक अबाउट एन्यूप्लॉइडी, यहाँ ध्यान से समझिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो. मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए. सो एन्यूप्लॉइडी जो है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी एंड डबल ट्राइसोमी. इट इज अ रेयर कंडीशन बट हम देखेंगे. ओके, नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी एंड डबल ट्राइसोमी, ऐसे ही हम एन्यूप्लॉइडी को जो क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं. आप इस क्लासिफिकेशन को याद कर लीजिए, इसलिए इसको टेबुलेटेड फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ. और यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नंबर जो सेट है उसमें क्या चेंज हो रहा है या क्रोमोसोम नंबर में जो क्या चेंज है वो क्या हो रहा है उसको न्यूमेरिकली भी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अभी हम इनको एक एक इंडिविजुअली समझेंगे. ओके, ऑलराइट, तो एन्यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज होता नहीं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम इफेक्ट होता है. हम इसे एक एक करके समझेंगे. राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, द वेरी फर्स्ट वन इज नलिसोमी wherein 2n-2 is the condition. 2n-2, अब क्या मतलब हुआ ये 2n-2 का, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना. 2n-2 का मतलब, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपका कैरियोटाइप है और मान लीजिए कि उसमें 15th नंबर का जो क्रोमोसोम है, 15th नंबर का जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर है, वो दोनों ही नहीं रहे अगर किसी जेनेटिक मेकअप में या किसी कैरियोटाइप में, ठीक है, या किसी टोटल क्रोमोसोमल अगर आप पैटर्न की बात करो तो एक जो होमोलोगस पेयर है वो कंप्लीटली उसका अगर लॉस हो जाए तो उसको हम नलीसोमी कहते हैं. तो जब दोनों होमोलोगस पेयर एब्सेंट होते हैं या लैक करते हैं, व्हेन बोथ होमोलोगस पेयर इज लॉस्ट, अगर पूरा जो होमोलोगस पेयर है, ठीक है, उसका अगर लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम नलीसोमी कहते हैं. ओके, ऑलराइट, बट याद रखिएगा कि अगर हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, किसके बारे में, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, तो अभी तो मैम आपने समझाया कि एन्यूप्लॉइडी में सेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता. एन्यूप्लॉइडी में अभी हमने बात की ना कि एन्यूप्लॉइडी में जो कंप्लीट सेट है वो सेम रहता है, बस इंडिविजुअल गेन और लॉस होता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम का. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि दोनों जो होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम्स है उनका लॉस हो रहा है, इसलिए डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सही नहीं है. इट इज lethal for diploid organisms. Okay, alright, ये उनके लिए डेंजरस है. वी टॉक अबाउट नलीसोमी. ओके, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों होमोलोगस पेयर जो है, आपका जो एक होमोलोगस पेयर होता है उसके दोनों क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है इस कंडीशन में. ठीक है, ऑलराइट, सो ये एन्यूप्लॉइडी नहीं है, सॉरी यूप्लॉइडी नहीं है. नलीसोमी इज नॉट यूप्लॉइडी, इट इज एन्यूप्लॉइडी. बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है, दोनों होमोलोगस एब्सेंट होते हैं. ठीक है, इसीलिए डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये एक्चुअली में जो कंडीशन है वो लीथल है, डेंजरस है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए. बट ये जो पॉलीप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनमें आपको जो अगर उनमें ये कंडीशन है तो उसमें सर्वाइवल का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है. आप यहाँ ध्यान से समझिए क्या हो रहा है. नलीसोमी में क्या हो रहा है कि होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं उनका लॉस हो जाता है. यहाँ पे सेट का चेंज नहीं हो रहा है, जो होमोलोगस पेयर है उसके दोनों क्रोमोसोम्स क्योंकि यहाँ पर चले जाते हैं. तो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ये बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन है क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर के एब्सेंट होंगे. राइट, सो ये जो कंडीशन है, ये ह्यूमंस की अगर आप बात करते हो, स्पेसिफिकली अगर एनिमल स्पीशीज की आप बात करते हो, सो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो कंडीशन है, इट इज डेंजरस, दिस एबनॉर्मेलिटी इज डेंजरस. बट इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीप्लॉइड प्लांट्स, वहां पे आपको सर्वाइवल देखने के लिए मिल सकता है.
okay, and that is why the under example we have mentioned experimental wheat varieties. हमने यहाँ पे animals को नहीं mention किया है, दो research चल रहे हैं, right, but ये जो condition है nalisomy, it is lethal in diploid organisms. Okay, now let's talk about monosomy. अब monosomy के बारे में पढ़ते हैं हम. हमने पहले नलीसोमी देखा, ठीक है, जहां पर होमोलोगस पेयर के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो एब्सेंट होते हैं. ओके, ऑलराइट. नाउ मोनोसोमी, मोनो से आपको समझ में आता है वन, राइट. तो अगर एक होमोलोगस पेयर में से अगर एक क्रोमोसोम का लॉस होता है तो वो मोनोसोमी है, ठीक है, ऑलराइट. तो मोनोसोमी में जैसे मान लीजिए आपके पास 2n, अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल देखें तो 2n का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 23. ओके, सो ये जो सेट है इसमें से एक क्रोमोसोम नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको टर्नर सिंड्रोम का हमने कैरियोटाइप दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है. कहां पर मिसिंग है आप बताइए. ये कैरियोटाइप आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट सेट्स प्रेजेंट है, राइट, बट यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं है ऑन द 23rd पेयर, राइट. तो ये जो कंडीशन है आपके टर्नर सिंड्रोम में आपको देखने के लिए मिलती है. तो यहाँ पे क्या लिखा है 45 एंड एक्स, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 45 क्रोमोसोम तो है लेकिन ये जो 23rd आपका सेट था क्रोमोसोम का, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है. ओके, जो अनदर एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है, आप समझिएगा. सो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ होमोलोगस पेयर, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी. ओके, ऑलराइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगा, ठीक है. अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो नहीं है. अगर एक क्रोमोसोम नहीं है मतलब जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसमें ऑल्टरेशन हो रहा है, राइट. अगर जेनेटिक मेकअप में ऑल्टरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, एंड दिस कंडीशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी केसेस में ये जो आपका जेनेटिक मेकअप है या कैरियोटाइप है वो देखा जाता है. ओके, ऑलराइट. सो दैट्स अबाउट मोनोसोमी, जहां पर एक क्रोमोसोम का लॉस होगा फ्रॉम द होमोलोगस पेयर. ओके, ऑलराइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट ट्राइसोमी. तो अगर हम ट्राइसोमी के बारे में बात करते हैं ना, तो ट्राइसोमी में हो रहा है 2n+1, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमको देखने के लिए मिल रहा है. ओके, ऑलराइट. तो एक्स्ट्रा आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है. यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम का एग्जांपल लिया है, तो क्रोमोसोम नंबर 13 में हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है, राइट. तो टोटल सेट अगर आप देखो, जैसे 2 इंटू 23 दैट इज 46, तो 46 क्रोमोसोम के साथ आपको एक क्रोमोसोम और मिल रहा है यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम में ऑन क्रोमोसोम नंबर 13, राइट. सो प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है सो दैट इज ट्राइसोमी. Okay, and remember this is important, it is one of the most common type of human aneuploidy. अगर ट्राइसोमी के बारे में बात करते हैं तो हमको डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में भी यही ट्राइसोमी कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है. बस क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, जहां पे हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल रहा है क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, कहीं पर हमको 15 में मिलता है, कहीं पर हमको 18 में मिलता है, राइट, बट हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता है. सो इफ वी टॉक अबाउट ट्राइसोमी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट टेट्रासोमी. तो दैट इज 2n+2, राइट. तो दो एडिशनल होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. टू एडिशनल होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. एंड होमोलोगस की बात कर रहे हैं इसलिए हम एक्स पर आए हैं, राइट. ये जो क्रोमोसोम सेट हम देख रहे हैं दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, राइट. सो रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट टेट्रासोमी, टेट्रासोमी में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, टेट्रासोमी में 2n+2 एक एक्स्ट्रा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हमको देखने के लिए मिलेगा. So that is tetrasomy, but it is rare in humans. Important. Okay, all right. Now double trisomy अगर हम बात करते हैं तो डबल ट्राइसोमी में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, टू डिफरेंट क्रोमोसोम इन ट्रिप्लिकेट्स. ठीक है, तीन तीन के सेट में आपको दो डिफरेंट क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे. ओके, नाउ एक्स एक्स इज नॉट द क्रोमोसोम हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट, तो मैं आपको ए से कर देती हूँ. तो टू डिफरेंट सेट में आपको ट्रिप्लिकेट मिलेंगे. आप समझे, दो अलग अलग सेट में ट्रिप्लिकेट. देखो ये एक सेट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2, राइट. और ये दोनों सेट अलग अलग सेट्स हैं दोनों, ठीक है. दोनों सेट्स में आपको कितने क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं, ट्रिप्लिकेट, तीन तीन, राइट. सो ये जब केस हो जाता है इसको हम डबल ट्राइसोमी कहते हैं, एंड इट इज एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर. ओके,
ऑलराइट, तो हम इसको थोड़ा एक बार ध्यान से फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने नलीसोमी पढ़ा था, ठीक है। तो नलीसोमी पेयर जो है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे हम एक बार। नलीसोमी जो कंडीशन है, इसमें दोनों होमोलोगस पेयर जो है, आपका जो एक होमोलोगस पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम का लॉस होता है। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने 15th को होमोलोगस पेयर आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि 15th जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो होमोलोगस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए इसको लिया था, तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होएगा। अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको अलग कर देती हूँ, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे आपको एक्स एक्स दिख रहा है, दिस इज होमोलोगस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये क्रोमोसोम और ये दोनों अगर ये अलग हो जाए तो दिस इज नलीसोमी। ओके, ऑलराइट, चलिए, सो दैट्स अबाउट नलीसोमी। इसके बाद हमने मोनोसोमी पढ़ा था। मोनोसोमी में हमने टर्नर सिंड्रोम का एग्जांपल देखा था, जहां पे एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है। ओके, ओवरऑल जो सेट है आपका उसमें से एक क्रोमोसोम का लॉस होगा। एक होमोलोगस आप यहाँ पर देख रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम हमको दिख रहा है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम जो है उसका लॉस हो जाएगा। तो अगर उसका लॉस हो जाएगा तो जो कंडीशन होगी वो मोनोसोमी। जब दोनों होमोलोगस पेयर का लॉस हो रहा है तो नलीसोमी, लेकिन अगर एक का लॉस हो रहा है तो मोनोसोमी, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा था ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो अलग अलग क्रोमोसोम नंबर पर देखने के लिए मिल सकता है। पटाउ सिंड्रोम में वो 13th पेयर में हमको देखने के लिए मिलता है, राइट। फिर हमने टेट्रासोमी देखा, विच इज 2n+2, जो कि ह्यूमंस में रेयर होती है, एंड डबल ट्राइसोमी विच इज एक्सट्रीमली रेयर। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन सिंड्रोम्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से बताइए। अगर कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे जरूर बताइए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन सिंड्रोम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद न्यूमेरिकल वेरिएशंस। ओके, तो अभी हमने न्यूमेरिकल वेरिएशंस देख लिए, जहां पे हमने यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को पढ़ा और उसकी सब कैटेगरीज को समझा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंड्रोम्स। ह्यूमन सिंड्रोम्स के बारे में हम बात करें, क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ओके, इससे पहले जो आपने पढ़ा इट वॉज इम्पोर्टेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो सिंड्रोम हम पढ़ने वाले हैं इट इज डाउन सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी 21। हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों होता है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम में हमको जो 21st पेयर आपको दिखता है क्रोमोसोम का, वहां पर हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। ये कैरियोटाइप भी इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, ऑलराइट, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको कहां पर के लिए मिलता है, क्रोमोसोम नंबर 21 में। ओके, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है इन डाउन सिंड्रोम, और इसलिए हम इसे ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, remember that it is one of the most common viable autosomal chromosomal order। ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आप समझिएगा एक सेक्स क्रोमोसोम है द 23rd पेयर। ओके, और जो ये 23rd पेयर के अलावा जितने 22 पेयर्स हैं ये ऑटोसोम्स हैं, समझिएगा। सो इट इज द मोस्ट कॉमन वायबल ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर which is caused by the presence of extra copy of chromosome at chromosome number 21। क्रोमोसोम नंबर 21 में आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी हमको देखने के लिए मिल रही है। 2n+1 का केस है ये, इसलिए आप इसे ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, ऑलराइट, सो चलिए, कैरियोटाइप को अगर आप समझते हैं तो इसको प्लीज समझ लीजिए, क्योंकि कैरियोटाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो 47 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टोटल 46 होते हैं, 2n इज 46, ठीक है, और 46 के बाद आपको एक और क्रोमोसोम मिल रहा है, इसलिए 47। बट वो कहां पर मिल रहा है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम तो थे आपके पास, आपका एक्स एक्स इज द होमोलोगस पेयर। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो 21st पेयर है वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एडिशन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए +21 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको देखने के लिए मिल रही है 21 की। ओके, ऑलराइट, एंड फीमेल में ये जो है ये एक्स एक्स, क्योंकि फीमेल था तो हमको एक्स एक्स क्रोमोसोम हम पढ़ रहे थे, मेल रहेगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो 21st आप देखिए, जो 21st क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हमको देखने के लिए मिलती है डाउन सिंड्रोम। ओके, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 in 700 लाइव बर्थ। इससे भी क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, वेर इन ये पार्ट ऑफ द सिलेबस था। तो अगर 700 बर्ड्स हो रही हैं, 700 बर्ड्स में से एक केस जो है वो आपको डाउन सिंड्रोम का देखने के लिए मिल सकता है।
okay, and this risk increases significantly with advanced maternal age, especially after 35। जो मदर्स कंसीव करती हैं उनमें ये सिंड्रोम देखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमने कोशिश की है कि ये सिंड्रोम आपको देखकर समझ में आ जाए। अगर आपने देखा होगा तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जो भी प्रोजेनीज है जिनको ट्राइजोमी 21 या डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो इसमें कुछ हद तक आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। फेशियल प्रोफाइल जो है वो फ्लैट देखने के लिए मिलेगी, और ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं एपिकेंथिक फोल्ड्स इनको कहा है। सो जो फेशियल प्रोफाइल है वो कैसी देखने के लिए मिलेगी, वो फ्लैट देखने के लिए मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, ये आपको याद रखने हैं सिम्टम्स। या तो आप इमेज देखकर इसको याद कर लीजिए, इमेज से इसे ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और बेटर है कि आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो फेशियल प्रोफाइल हमको फ्लैट देखने के लिए मिलेगी विद एपिकेंथिक फोल्ड्स। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ आपको प्रोट्रूडिंग टंग एंड जो ईयर है वो स्मॉल देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रोट्रूडिंग टंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टैचर शॉर्ट होगा। ओके, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ल्यूकीमिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, या अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिसीज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर प्रोजेनिको डाउन सिंड्रोम है तो। ओके, सो वी वोंट गेट इन डेप्थ इनटू दिस क्लिनिकल फीचर्स। हमको यहाँ पे बेसिकली जो फोकस करना है वो किस पे करना है, आपके क्रोमोसोमल वेरिएशन, कौन सा क्रोमोसोमल वेरिएशन किस सिंड्रोम को लीड करता है। बेसिक कैरेक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए फॉर एडेड नॉलेज, राइट, बट ये प्राइमरीली पता होना चाहिए आपको, राइट। सो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल विद एपिकेंथिक फोल्ड्स, प्रोट्रूडिंग टंग विद स्मॉल ईयर्स, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज, ये जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है, एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, शॉर्ट स्टैचर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया और अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इफ वी टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम। आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम 21, क्रोमोसोम नंबर 21 पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम में। अभी हमने डाउन सिंड्रोम देखा जहां पे ट्राइजोमी हमने देखी थी 21st क्रोमोसोम में, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 18 विच इज ऑल्सो ऑटोजोम, ये भी ऑटोजोम है ना। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 18 में जब आपको एक ट्राइजोमी देखने के लिए मिलती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18 देखने के लिए आपको मिलता है, तो ये कौन सा डिजीज है आपका, एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पे देख लीजिए आपके। ओके, ऑलराइट, एंड इसका जो इंसिडेंस है इट इज 1 in 5,000 to 6,000 लाइव बर्थ, 1 in 700 लाइव बर्थ जो है वो डाउन सिंड्रोम है। ओके, एंड 1 in 5,000 to 6,000 लाइव बर्थ जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम है। कैरियोटाइप यहाँ पर हम +18 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक एडेड क्रोमोसोम हमको 18th नंबर पर दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट, सो एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स अ सिवियर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसपे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, 18th नंबर पे। ओके, इसके कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उनको एक बार समझ लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डाउन सिंड्रोम में हमको कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था ट्राइजोमी, 21st क्रोमोसोम में। यहाँ पर 18th क्रोमोसोम में हमको ट्राइजोमी देखने के लिए मिलेगी एडवर्ड सिंड्रोम में। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। डाउन सिंड्रोम में थोड़ा कम होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बर्थ वेट कम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्लेंच फिस्ट एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, रॉकर बॉटम फीट देखने के लिए मिलेंगे, माइक्रोगैंथिया एंड लो सेट ईयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ कोजेनिटल हार्ट एंड किडनी डिफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। अगर जो न्यूबॉर्न्स है, जो न्यूबॉर्न है उसको अगर एडवर्ड सिंड्रोम देखा उसमें देखा जाता है तो मोर्टेलिटी रेट इन केसेस में ज्यादा होता है। ओके, ऑलराइट, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन chromosome number 18, okay, and these are the clinical features which I want you to remember and learn. ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट सिंड्रोम विच इज पटाउस सिंड्रोम ट्राइजोमी 13। यहाँ पे हमको क्रोमोसोम नंबर 13 में एक्स्ट्रा पेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए 47 XX + 13 ये जो है ये फीमेल के लिए, एंड दिस कैरियोटाइप इज फॉर मेल। कैरियोटाइप भी आपको याद रखना है, आप खुद ही बना सकते हैं कैरियोटाइप। ओके, इतना ईजी है ये। ठीक है, चलिए, सो पटाउ सिंड्रोम इज अ सिवियर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। क्रोमोसोम नंबर 18 अगर पूछे तो एडवर्ड सिंड्रोम, 21 अगर ट्राइसोमी 21 में देखने मिल रही है तो डाउन सिंड्रोम, अगर आपको 18 में देखने मिल रही है तो एडवर्ड सिंड्रोम, और 13 में देखने के लिए मिल रही है तो पटाउस सिंड्रोम। ओके,
ऑलराइट। बट ये एक्सट्रीमली रेयर, आप देख सकते हैं 1 in 10,000 to 16,000 लाइव बर्थ। सबसे कॉमन जो है वो डाउन सिंड्रोम अभी हमने देखा। और यहाँ का जो पटाउ सिंड्रोम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये याद रख लेंगे आप। ओके, ऑलराइट। सो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हमको एडवर्ड सिंड्रोम में भी देखने के लिए मिली। ओके, आपको यहाँ पे माइक्रोप्थेल्मिया, स्मॉल आइज जो इससे पहले भी एडवर्ड सिंड्रोम में भी हमने देखी। ओके, ऑलराइट। होलो प्रोसेनफेली विच इज नथिंग बट अ ब्रेन डिफेक्ट, कोजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हमको तीनों ही ट्राइजोमी केसेस में देखने के लिए मिले। एंड अगेन यहाँ पे भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो बहुत हाई होती है। ओके, ऑलराइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द पटाउ सिंड्रोम, यहाँ पे ट्राइजोमी जो है वो नंबर 13 में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे जो कैरियोटाइप होगा वो क्या होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 47 अगर फीमेल है तो XX क्रोमोसोम एंड प्लस 13, क्योंकि 13th नंबर पे आपको देखने के लिए मिल रहा था। एंड मेल है तो यहाँ पे बस XY चेंज हो जाएगा, राइट। सो ट्राइजोमी इन क्रोमोसोम नंबर 13 इज पटाउ सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। सो इफ वी टॉक अबाउट टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे हमको मोनोजोमी देखने के लिए मिलती है। मोनोजोमी मतलब सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट टर्नर सिंड्रोम, इट इज अ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी व्हिच इज कॉज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ओके, देखिए अगर एक डेफिनेट सी बात है कि अगर हम होमोलोगस पेयर के बारे में बात करते हैं, सो XX क्रोमोसोम में तो डेफिनेटली क्या केस है, फीमेल, राइट। तो जब स्पेसिफिकली फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ओके, ऑलराइट, इसको मोनोसोमी ऑफ एक्स आपको देखने के लिए मिल रही है इन द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे जो कैरियोटाइप है वो क्या होगा, 45X। ओके, अब यहाँ पे मेल्स का डिस्कशन हम क्यों नहीं करें वो भी आप समझ लीजिए कि मेल्स जो क्रोमोसोम है में अगर आप मेल प्रोजेनी की बात करते हो तो एक्स एंड वाई होगा ना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर वाई प्रेजेंट है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, होमोलोगस की हम बात नहीं करें, अगर वाई प्रेजेंट है यहाँ पर और एक्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम नहीं, इस बात को समझिएगा। ओके, इट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद फीमेल्स, राइट। अगर आपको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं दिख रहा है, ओके, पार्शियल एब्सेंस या कंप्लीट एब्सेंस है अगर तो आपको एक एक्स क्रोमोसोम की फीमेल्स में, तो उस सिंड्रोम को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। आपको यहाँ पे कैरियोटाइप दिख रहा है, राइट। यहाँ पे फीमेल जो है उनका स्टैचर शॉर्ट होगा, नेक वेब्ड होगी, ब्रॉड शील्ड चेस्ट होंगे विथ वाइडली स्पेस निपल्स, स्ट्रीक ओवरीज होंगी, प्राइमरी एमेरोय या इनफर्टिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफर्टिलिटी या प्राइमरी एमेरोय का केस जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इंटेलिजेंस नॉर्मल रहेगी विथ माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज इन सम। ओके, तो इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज उतनी सीवियर नहीं होती जितनी आपने पटाउ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम में देखी। ठीक है, बट फर्टिलिटी बहुत मेजर इशू होता है विथ टर्नर सिंड्रोम। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी एक्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, सॉरी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलता है, आई एम सॉरी, माय बैड। सो अगर आपको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, सो देन इट इज क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम। ओके, इट इज XXY। अगर XXY है, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। ओके, ऑलराइट, एंड ये किसकी वजह से, ये जो सिंड्रोम है उसका मेन कॉज है ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे मेल्स जिनके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, दे आर एक्चुअली हैविंग क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम। ओके, और इनका कैरियोटाइप अगर आप देखोगे तो वो होगा 47। वाई, बिकॉज एक्स एक्स एंड वाई, तो नॉर्मल कैरियोटाइप की बात करते हैं तो वो 46 होता है, तो 46 के साथ एक एक्स और है। ठीक है, इसीलिए 47 और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, XXY। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज 1 in 600 मेल बर्ड्स। अगर 600 मेल्स को आप देखोगे लाइव बर्ड्स, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को ये क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। ओके,
सो ऐसे मेल्स जो है वो टॉल होते हैं विथ लॉन्ग लिम्स, ओके, इनके टेस्टिस स्मॉल होते हैं, हाइपोगोनाडिज्म जिसे कहते हैं, स्पार्स फेशियल एंड बॉडी हेयर, गायनकोमास्टिया होता है, इनफर्टिलिटी इनमें देखने के लिए मिलती है, एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इनमें माइल्ड होती हैं, ओके, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नहीं होती हैं, राइट, बट फिजिकल डिसेबिलिटीज हमने बात की, इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है इन क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो अभी टर्नर सिंड्रोम की जब हमने बात की, आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स में स्पेसिफिकली ये देखने के लिए मिलता है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, मोनोजोमी, ठीक है, 45 एक्स इसलिए कैरियोटाइप लिखा। जो क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम है उसमें हमको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम जो है वो मेल्स में देखने के लिए मिलता है। क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम में हमको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है मेल्स में, ठीक है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई कंडीशन देखने के लिए मिलती है ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ओके। तो अगर हम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, आप कह सकते हो दैट इट इज ऑपोजिट ऑफ क्लिंटफिल्टर, ठीक है, क्योंकि क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम में हमको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम दिखा था मेल्स में, राइट, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में हमको फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ लेंगे कि ये सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, okay, this disorder is associated with sex chromosome, okay, so triple x syndrome result from the presence of an extra x chromosome in females। अगर फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा x क्रोमोसोम है तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ओके। यहाँ पे भी 47 टोटल नंबर रहेगा क्योंकि 46 तो नॉर्मल रहता है, राइट, 46 के साथ एक एक्स क्रोमोसोम और ऐड हो गया, तो यहाँ पे 47 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेंगे, सेम एज इन क्लिंटफिल्टर, ठीक है। लेकिन क्लिंटफिल्टर में एक्स एक्स वाई था और यहाँ पे एक्स 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 ट्रिपल एक्स सिंड्रोम इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। सो 1 in 1000 फीमेल बर्थ ये देखने के लिए मिलता है, स्टैचर टॉल होगा फीमेल का, माइल्ड डेवलपमेंट डिले होगा, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, डिलेड स्पीच हो सकती है, इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ इंडिविजुअल्स में, और फर्टिलिटी और प्यूबर्टी नॉर्मल होती है, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ फर्टिलिटी से एसोसिएटेड कोई भी डिसेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती, राइट। सो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा फीमेल्स में, क्लिंटफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा मेल्स में, ओके। अगर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में हमको सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, ये मोनोसोमी होती है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा फीमेल्स में, राइट, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज फाउंड, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था पटाउस सिंड्रोम, जहां पे हमको क्रोमोसोम नंबर 13 में एक एक्स्ट्रा सेट देखने के जो क्रोमोसोम है वो देखने, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 हमको देखने के लिए मिलती है, सो इट इज ट्राइसोमी इन क्रोमोसोम नंबर 13 पटाउ सिंड्रोम, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लेफ्ट लिप lip cleft or cleft lip and palate, right? And if we talk about chromosome number if we talk about Edwards syndrome, तो यहाँ पे हमको क्रोमोसोम नंबर 18 में जो डिफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, ऑल्ट्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 की कॉपी होती है इन एडवर्स सिंड्रोम, ठीक है, ऑलराइट। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है क्लेंज्ड फिस्ट एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो यहाँ पे हमको ट्राइसोमी मिलती है लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 पे, ठीक है। तो 21, 18 और 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम नंबर्स आपको याद रखने हैं। तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हमने पढ़ लिया, एंड अब बात करते हैं जेकब्स सिंड्रोम की, विच इज 47XYY। अब इसको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम रहेगा मेल्स में, ओके। सो जेकब सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम रहेगा मेल्स में, एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहेगा फीमेल्स में, ओके। सो जेकब सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम रहेगा फीमेल्स में, ओके, और सॉरी आई एम सो सॉरी मेल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हमको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 ही होंगे, वाई 46 प्लस एक और एक्स्ट्रा वाई, यहाँ पे y एक्स्ट्रा होता है मेल्स में, याद रखिएगा, मेल्स में यहाँ पे y एक्स्ट्रा होता है, ओके, ऑलराइट। एंड दिस इज आल्सो 1 in 1000 मेल बर्थ। यहाँ पे इंटेलिजेंस यूजुअल रहती है, मेल थोड़ा टॉल रहेंगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट फर्टिलिटी नॉर्मल रहेगी, माइल्ड स्पीच लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती है, लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, ओके, ऑलराइट। कुछ इंडिविजुअल्स में आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सो जेकब सिंड्रोम में क्या होगा, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की बात करोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा फीमेल्स में, ठीक है। जेकब सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होगा मेल्स में,
Okay, all right. So now let's proceed further and let's have a comparison, क्योंकि ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसके लिए आपके सामने है एक टेबुलेटेड डेटा जहां से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन पॉइंट्स है जिनको हमको पढ़ना है, एंड आई वांट यू टू लर्न दिस. आपको क्लिनिकल फीचर्स भी लर्न करने हैं, बट ये जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो डाउन सिंड्रोम में हमको क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी देखने के लिए मिलेगी, एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 में, और पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 13 में ट्राइसोमी देखने के लिए मिलेगी. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 47 47 रहेंगे, राइट. टर्नर सिंड्रोम में हमको एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस मिलेगा फीमेल में. ओके, ऑलराइट. ये मोनोसोमी का एग्जांपल है. क्लिंट फिल्टर जो सिंड्रोम है, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा. ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, और ऐसा हमको मेल्स में देखने के लिए मिलेगा. ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हमको फीमेल में देखने के लिए मिलेगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है. सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी का एग्जांपल है ये भी. एंड जेकब सिंड्रोम में हमको एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा मेल्स में. Okay, all right. So that's about the comparison of different syndromes that we have studied today. एक one line clinical hallmarks जो आपको पता होने चाहिए वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, because यहाँ से क्वेश्चन बने हैं इसलिए हम यहाँ डिस्कस करें, ठीक है. So जो डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ फ्लैट फेस देखने के लिए मिलेगा, सीमियन फ्रीज देखने के लिए मिलेगी, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स ये कॉमन है. कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा इन डाउन एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम स्पेसिफिकली. ओके, एडवर्ड सिंड्रोम में क्लेंच्ड फिस्ट जो हमने देखा था, रॉकर बॉटम फीट, सीवियर डेवलपमेंट डिले. पटाउ सिंड्रोम में हमको क्लेफ्ट लिप या पैलेट देखने के लिए मिलेगा, हमने अभी बात की थी, ठीक है. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. टर्नर सिंड्रोम में आपको शॉर्ट फीमेल, इनफर्टिलिटी, वेब नेक एंड स्ट्रिक ओवरीज. क्लिंट फिल्टर सिंड्रोम में टॉल इनफर्टाइल मेल, गायनकॉनमेस्टिया, स्मॉल टेस्टिस देखने के लिए मिलेंगी. ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में टॉल फीमेल, माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज, लेकिन फर्टिलिटी नॉर्मल होगी, ठीक है. जेकब और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते, ये आपको याद रखना है. ओके, सो यस एवरीवन, दैट वाज अबाउट टुडेस क्लास. आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक को कवर किया है. ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको टाइम लेके आपको पढ़ाया. इसके साथ साथ जेनेटिक मार्कर्स जो है वो भी हमको इतने ही डिटेल में पढ़ना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा. अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. एंड कई बार क्या होता है कि जब मैं एक कॉन्सेप्ट रिपीट करती हूँ तो कई बार जो वर्ड्स हैं वो शायद यहाँ के वहां हो जाते हैं, राइट. आज मुझे ऐसा महसूस हुआ, सो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर इट. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर होता है तो आई से सॉरी एंड आई रिपीट इट अगेन, ठीक है. क्योंकि कई बार जब आप व्हेन यू स्पीक फॉर लॉन्ग आवर्स तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट. बट प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, मैं उसको तुरंत ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए. आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी एंड इट इज वर्थ द वेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार.